हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन हिस्ट्री का नया लेक्चर। तो ये हमारा 5वां लेक्चर है आज का। तो ये दिल्ली पुलिस का हमने जो बैच लॉन्च किया था, उसका हमने बैच लॉन्च किया था 27 तारीख को। तो उसके बाद हम 4 लेक्चर अभी कर चुके हैं। उसमें हमने एक बार हिस्ट्री पढ़ लिया है, 2 बार हमने स्ट्रैटेजी के पढ़ लिया है और 1 लेक्चर हमने पॉलिटी का भी कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर के हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो आज हम पढ़ाने वाले हैं वैदिक एज के बारे में, वैदिक काल के बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, भाई हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको दोबारा से आपको समझा देंगे। और आपको अगर नोट्स वगैरह की भी जरूरत है तो नोट्स वगैरह के लिए आप PDF के लिए आप हमारे लिंक, जो व्हाट्सएप ग्रुप का हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको जो PDF है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज सुबह हमने कलरक के लिए नोटिफिकेशन भी डाली थी। कलरक का हमारा HSC कलरक के लिए नोटिस आया है नया HSC की तरफ से। उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो हमारा डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस के लिए क्या है, लिंक हमारा एक्टिवेट हो जाएगा 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख के बीच में। तो उसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बना दी है, तो वो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको कलरक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है HSC कलरक से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो चलिए आज का जो वैदिक एज है, वैदिक एज के बारे में पता करते हैं क्या कुछ होता है इसमें। तो वैदिक काल क्या होता है। वैदिक काल का हमारा टाइम पीरियड था 1500 BC से लेकर के 600 BC के बीच का। इसमें भी 2 जैसे आते हैं टाइम पीरियड, इसमें 2 आते हैं। एक आता है अर्ली पीरियड, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो ये 2 पीरियड है। ये अर्ली वैदिक हमारा रहता है 1500 से लेकर के 1000 BC तक का, और 1000 BC से जो 600 BC है वो हो जाता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का ये टाइम पीरियड रहेगा। ये आप देख लीजिएगा, ये क्या है 1500 से लेकर के 600 BC का जो टाइम पीरियड है उसको 2 भागों में हमने डिवाइड कर रखा है, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, अर्ली वैदिक में और लेटर वैदिक में। तो इसमें क्या अलग अलग है, इसमें देख लेते हैं एक बार। तो उससे पहले सबसे पहले देख, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बीच में डिफरेंस जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैदिक एज क्या थी, उसको वैदिक एज क्यों कहा जाता था, इस सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वैदिक से कैसे पता चलता है आपको, वेदों का ज्ञान तो होगा कि कौन से वेद हमारे होते हैं। तो ये वैदिक जितने भी वेद हैं, सभी के सभी वेद क्या है, जो वैदिक एज है उस टाइम पे बनाए गए थे, उस टाइम पे कंपोज किए गए थे। तो वैदिक एज में क्या हुआ था, वैदिक काल में जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ हो गए या फिर क्या है टेक्स्ट, लेख वगैरह हैं, वो कंपोज किए गए थे यानी बनाए गए थे, लिखे गए थे। तो वैदिक एज में जो ग्रंथ है, लेख है, वो बनाए गए थे। उसमें मेनली हमारे 4 ग्रंथ आते हैं, 4 वेद आते हैं। 4 वेद कौन से हैं। पहला है ऋग्वेद, पहला ऋग्वेदा यानी ऋग्वेद कहते हैं इसको हिंदी में। सेकंड है हमारा सामवेद, थर्ड हमारा यजुर्वेद, और फोर्थ हमारा क्या है, अथर्ववेद। तो ये हमारे 4 वेद थे, ये कंपोज किए गए थे सबसे पहले कहाँ, जो वैदिक पीरियड में ये कंपोज किए गए थे, ये बनाए गए थे। तो इसलिए इस जो काल है, ये काल, ये इस काल में ये काल जो कहाँ से कहाँ सकता था, 1500 से लेकर के जो 600 BC तक का कार्यकाल था, हमारा टाइम था। उस टाइम पीरियड में जो कंपोज किए गए थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले कौन सा बनाया गया था, ऋग्वेद बनाया गया था। सेकंड बनाया गया था हमारा सामवेद।
थर्ड यजुर्वेद और फोर्थ क्या बनाया था, अथर्ववेद। तो ये पूरा जो हमारा टाइम पीरियड था, तकरीबन 1000 साल का टाइम पीरियड था, उसके बीच में ये 4 वेद हैं जो बनाए गए थे, और इनको क्या है एक्सप्लेन करेंगे हम अभी धीरे धीरे। इसमें क्या क्या लिखा गया था, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में, तो उसके बारे में एक बार डिटेल में देख लेते हैं हर वेद में क्या क्या बताया गया है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, ये आपको सीक्वेंस याद रख लीजिए, और इसका जो टाइम पीरियड है वो याद कर लीजिए, और ये याद कर लीजिए कि वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि उस काल में क्या है, ग्रंथ है, लेख है, वो लिखे गए थे, काफी सारे लिखे गए थे, लेकिन उनमें सबसे मेन कौन से थे, तो उससे मेन थे 4 वेद। तो इसलिए उनका जो काल को वैदिक काल कहा जाता है। लिखे तो बहुत सारे लिखे गए थे टेक्स्ट वगैरह, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक लेख हैं, तो वो काफ़ी सारे लिखे गए थे, उनकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि कितने लिखे गए थे, लेकिन जो मेन थे, सबसे मेन थे हिंदू धर्म में, वो थे 4 वेद। 4 वेद किसे कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये सब के बारे में हमने बताया गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में क्या क्या लिखा गया है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, इसमें हाइमन्स हैं। हाइमन्स क्या होते हैं, श्लोक कह लीजिए, भजन कह लीजिए, गीत कह लीजिए। तो ये संस्कृत लैंग्वेज में होते थे, वैदिक संस्कृत में। तो ये वैदिक संस्कृत भाषा होती थी, संस्कृत भाषा, उसमें हाइमन श्लोक कह लीजिए, भजन कह लीजिए, गीत कह लीजिए, वो लिखे जाते थे, ताकि किसके लिए, भगवान के लिए। तो अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग भगवान थे। तो ऋग्वेदा में जो भगवान है, भगवान को खुश करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, जो भजन है किस तरह के श्लोक आप गाएंगे, तो क्या है, जो एक तरह से भजन क्या होते थे, मीडियम होते थे, किस तरह से आप भगवान की वर्शिप कर सकते हैं। तो उस तरह का माध्यम, जो वर्शिप करने का, पूजा करने का माध्यम कौन होता था, जो भजन होते थे। तो इसलिए वो भजन वगैरह लिखे गए थे, और श्लोक थे। हाइमन्स का मतलब श्लोक है, भजन है, गीत है, ये कुछ भी आ सकता है इसमें। तो इस तरह से क्या है, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए जो जो आपको श्लोक वगैरह का क्या है बोलने पड़ते थे, जो भी आपको श्लोक वगैरह थे, वो उसके बारे में कहाँ लिखा गया है, ऋग्वेद में हमारे लिखा गया है। इसके बाद हमारा आ जाता है सामवेद। तो सामवेद क्या है, ये एक स्मॉलर वर्जन है। ऋग्वेद का एक क्या है, छोटा प्रारूप है। इसमें क्या कहा, इसमें भी क्या है, और कंटेन्स मैनी हाइमन्स, यानी इसमें भी काफी सारे क्या है, श्लोक हैं। और इसको क्या कहा जाता है, इसको एक, इसमें भी क्या है, जो भगवान को पूजा करने के लिए क्या कुछ हो सकते हैं। तो उस तरह से जो हाइमन्स वगैरह है, मान लो उसमें जो नहीं आए हैं, कुछ और ऐड करने थे, तो वो कहाँ ऐड कर दिए, सामवेद में ऐड कर दिए गए हैं। और वो कहाँ है, वो स्मॉलर वर्जन, इसको इसलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद है उसका एक छोटा प्रारूप है, छोटा एक वर्जन है। तो इसमें क्या है, इसमें भी काफी सारे श्लोक्स वगैरह हैं। तो साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ अब एक एक नोट बना करके एक एक पॉइंट आप लिख लीजिए, और हर पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जो हम पढ़ा रहे हैं, वैसे तो ये काफ़ी डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, ये चीज़ें हैं जो हिस्ट्री की, वैदिक काल की होगी, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की होगी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। लेकिन जो हमारा दिल्ली पुलिस का बैच है, दिल्ली पुलिस में क्या है, क्वेश्चन ऐसे डीप में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो हम बता रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी हमारा फैक्ट है, जो भी हमारी नॉलेज है, उसके ऊपर बड़ा पढ़ा रहे हैं। इससे बाहर आपको कोई भी दिल्ली पुलिस में एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। तो ये दिल्ली पुलिस का हम श्योर सिलेक्शन बैच ऐसे लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे, और क्या क्या चांसेस है वहाँ पे आने के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके, और जो भी पैटर्न हमारा एसएससी उठाती है, टीसीएस उठाता है, उसको देख करके हमारा जो पैटर्न है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और आपका सिलेक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि आप सेलेक्ट होंगे तो आप दूसरों को भी प्रेरणा देंगे और आपकी देख करके दूसरे बच्चे भी हैं और जोश में आकर के अपना जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो चलिए आज का इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट है यजुर्वेद। जो वेद है, चारों वेद हैं, चारों वेदों में क्या है? हाइमन्स हैं, श्लोक हैं। तो सभी में क्या है? श्लोक ही है। मेन तो श्लोक है, इसलिए क्या है, लेकिन अलग अलग प्रकार के श्लोक हैं, इसलिए इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में क्या है? सेरेमोनियल पर्पज के लिए श्लोक है कि भाई शादी है, शादी ब्याह है, या फिर किसी की मृत्यु हो गई है उसके लिए अलग श्लोक होगा, जन्म के लिए अलग श्लोक होगा, या फिर कोई एनिवर्सरी है उसके लिए अलग श्लोक होगा। तो इस तरह से अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग सेरेमोनी। सेरेमोनी क्या होती है? कोई भी उत्सव पर्पस हो गया, मतलब क्या है, कोई भी एक तरह से समारोह है उसको सेरेमनी कहते हैं। तो हर समारोह के लिए अलग अलग श्लोक दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं हमारे श्लोक? यजुर्वेद में दिए गए हैं सेरेमोनियल पर्पस के लिए। जो शादी है, ब्याह है, मृत्यु है, जन्म है, तो इस तरह से जो भी पर्पस आता है उस तरह से क्या है उसके हिसाब से अलग अलग जो श्लोक हैं, कैसे उसको मनाना है, कैसे उसको सेलिब्रेट करना है, उसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ जो अगर हम इसके इनर लेवल तक पहुँचे, इनर लेवल क्या हो गया, मतलब और इसको डीप में देखें तो इसमें जो योगिक प्रैक्टिस दी गई है कि भी योगा वगैरह करके आप क्या कर सकते हैं, ताकि योगिक प्रैक्टिस दी गई है ताकि हम जो इनर हमारा कंसाइंस है, हमारी अंतरात्मा है, उसको जगा सकें और उसको क्या कर सकें, उसको और अच्छे से हम उभार सके अपने आप को। उसके लिए योगिक प्रैक्टिस दी गई है। तो अंतरात्मा को जगाने के लिए क्या दी गई है? योगिक प्रैक्टिस, योगा की प्रैक्टिस दी गई है। तो इनर लेवल पर हम इसको ध्यान से देखें यजुर्वेद में, तो इसमें क्या है, एक तो समारोह वगैरह के पर्पस के बारे में अलग अलग जो हाइमन्स वगैरह दिए गए हैं, और योगिक प्रैक्टिस दी गई है। मेन योगिक है जो हमारा योगा है, योग से जुड़े हुए जितने भी प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है यजुर्वेद में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। योगा से याद आ गया, एक बात आपको बता देता हूँ मैं फैक्ट। जो 21 जून है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या है वहाँ पे लेकर गए थे इंडिया के लेवल पर, इंडिया को यूनाइटेड नेशन में लेकर गए थे। तो 2015 में क्या किया गया था, जो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, इसको 21 को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाने के लिए क्या किया था, डिक्लेयर किया था कि आज से हर साल 21 जून को जो योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। और तब से हर साल इंटरनेशनल लेवल पर योगा डे मनाया जाता है। और ये पहला था किसी भी देश के द्वारा, भारत ने जब इसको प्रपोज किया था, प्रपोजल डाला था कि भी हम ये बनवाना चाहते हैं कि 21 जून को हमें इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाना चाहिए। तो ये जो पर्पस है ये यूनाइटेड नेशन में 90 दिन के अंदर अंदर मान लिया गया था और इसको क्या है लागू कर दिया गया था। और इंटरनेशनल डे जो है योगा डे वो मान लिया गया था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। तो ये किसी भी देश का द्वारा, ऐसा कोई देश नहीं था अभी तक जिसका कोई भी उन्होंने क्या है कोई डाला पर्पस की भी प्रपोज किया, कोई भी कानून वगैरह या फिर कोई डे मनाने के लिए कुछ प्रपोज किया और उसको मान लिया गया 90 दिन के अंदर। तो ये भारत पहला देश बना था जिसने ऐसा काम किया था। तो ये था यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में क्या है, एक तो सेरेमोनियल समारोह वगैरह के लिए क्या कुछ हाइमन्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, श्लोक हो सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और जो योगिक प्रैक्टिस वगैरह के बारे में, योगा वगैरह की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, किस तरह से योगा आपकी सेहत के लिए अच्छी है, आपके अंतरात्मा को जगाने के लिए, उभारने के लिए, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए योगा कैसे आपको सहायता कर सकती है, इसके बारे में भी वहाँ पे बताया गया है। और अलग अलग तरह के जो योगासन वगैरह हैं वो भी वहाँ पे दिए गए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। और ये अभी तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीछे जाकर के अगर आपने नहीं लिया है तो। बाकी आप समझदार बच्चे हैं, पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप साथ साथ नोट्स बनाते ही होंगे। तो चलिए अगला लास्ट हमारा कौन सा वेद बच गया है, हमारा लास्ट वेद है अथर्ववेद। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो एक तरह से जो मेडिसिनल पर्पज के लिए मेडिसिन के बारे में बताया गया है, कैसे 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 दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं।
तो ये आयुर्वेदिक में वैदिक का है, वैदिक काल से, क्योंकि जो अथर्ववेद है वहाँ से ये लिया गया है। और आयुर्वेदिक क्या है कि जो एक तरह से नेचुरल जो दवाएं हैं, नेचुरल जो पेड़ पौधे हैं, नेचुरल जो हर्ब्स हैं, तो उसमें क्या है, उसका यूज़ करके कैसे आप बीमारियों को भगा सकते हैं और अपनी जो आयु है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो आयुर्वेद है उसमें मेडिसिन वगैरह के बारे में दिया गया है और अथर्ववेद में ये सब बताया गया है। और इसके साथ साथ जो मतलब इविल पावर्स हैं, बुरी शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए कुछ हाइमन्स है, कुछ श्लोक दिए गए हैं। तो कहाँ दिए गए, अथर्ववेद में दिए गए हैं। तो इस तरह से क्या है, इसको क्या है, एक तरह से इसमें क्या है, इसको कह सकते हैं जो बुरी शक्तियों वाला पोर्शन है उसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो काली शक्तियाँ होता है, काला जादू होता है, तो उस काला जादू के बारे में कहाँ बताया गया है, अथर्ववेद में हमें बताया गया है। तो अथर्ववेद में दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, मेडिसिन के बारे में, दवाओं के बारे में, और जो बुरी शक्तियों को कैसे दूर कर सकते हैं, काला जादू वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा अथर्ववेद में बताया गया है। तो चलिए यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक इसको रफ कर देता हूँ और अभी बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसमें जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या कुछ फीचर्स थे उसके। तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज कह लीजिए या फिर पीरियड कह लीजिए। ये हमारा इसका टाइम पीरियड हमारा कहाँ से कहाँ तक था, मैंने पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा था वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे BC क्या है, बिफोर क्रिस्ट। आपने हमारी पहले हिस्ट्री के लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि BC क्या होता है, CE क्या होता है। तो इस तरह से जो बिफोर क्रिस्ट है उसको क्या कहते हैं, BC कहते हैं। यानी कि जो क्रिस्ट है ये क्या है, क्रिश्चियंस का ये कैलेंडर होता है। तो क्रिश्चियंस के कैलेंडर में जो क्रिस्ट है, जो वहाँ के भगवान उनके, उसके जन्म से पहले के जो पीरियड है उसको बिफोर क्रिस्ट कहते हैं, BC कहते हैं। और उसके जन्म के बाद के पीरियड को क्या कहते हैं, CE कहते हैं, यानी कॉमन एरा कहते हैं। इसको AD भी कहते हैं, एनो डोमिनस, और इसको BCE कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो कॉमन एरा किसको कहते हैं, जो टाइम पीरियड, जैसे हमारा जो ग्राफ चलता है उसमें जो जीरो होता है, अभी कैसे कौन चल रहा है हमारा 2020 चल रहा है, तो जो जीरो था उस टाइम पे किसको क्या जीरो को कहते हैं, क्योंकि क्रिस्ट का जन्म हुआ था तो क्रिस्ट के जन्म को जीरो माना जाता है। और उससे पहले के टाइम पीरियड को बिफोर क्रिस्ट या BCE, बिफोर कॉमन एरा। और इसके टाइम पीरियड के बाद को अभी क्या चल रहा है, अभी कॉमन एरा चल रहा है या फिर एनो डोमिनस कह सकते हैं इसको। तो ये टाइम पीरियड हमारा चल रहा है। तो ये टाइम पीरियड के बारे में आपको बताना चाहिए कि टाइम को कैसे कैसे माना जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एनो डोमिनस के AD CE की फुल फॉर्म वगैरह क्या होती है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे उनके बारे में कुछ बताया गया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो क्या थे, उनकी जो क्वालिटी वगैरह थी, कैसे कुछ उनका फीचर्स वगैरह थे, कैसे वो रहते थे, तो उसके बारे में बताया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है उसके बारे में, जो पीपल थे, पीपल ऑफ अर्ली वैदिक एज। तो जो अर्ली वैदिक एज के लोग थे वो क्या थे, एक तरह से वो रहते थे हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी भाग है भारत का, वहां पे ये मेनली रहते थे। और ये रहते थे जो हमारी सिंधु नदी है, इंडस नदी यानी सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो मैं आपको साथ साथ इंग्लिश भी करवा रहा हूँ, हिंदी भी करवा रहा हूँ, ताकि आपका जो इंग्लिश की नॉलेज है वो भी बढ़ सके और आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। तो जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके आसपास के इलाकों में रहते थे। उनके मतलब जो सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है, उसकी नदियां कहाँ हैं, उसकी जो सहायक नदियां हैं, तो वहाँ जो वहाँ से होती थी इंडस नदी के साथ साथ उनके आसपास रहते थे। और इसको क्या है, जो मतलब मेनली तो इनका तो क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न हमारा पार्ट था, उसके आसपास वो रहते थे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अभी क्या था,
साथ साथ इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ इसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो अगर एंड तक नहीं देखोगे, आप एंड तक वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये टॉपिक, क्योंकि लास्ट में जो होता है, लास्ट में क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और लास्ट का अगर आप पार्ट छोड़ दोगे तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी, और साथ साथ अगर आप नोट्स वगैरह नहीं बनाएंगे तो आपको याद करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, देवर मेनली पास्चरेट्स, यानी चरावाहे, यानी अपने जो पालतू जानवर थे उनको चराते थे, उनको चरा करके कि वहाँ से उनके क्या है, उनसे जो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, दूध हो गया, दही हो गया, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो उनसे लेते थे, और उनसे मेनली क्या है, ये चरावाहे होते थे। जैसे आपने क्या है कहानी में देखा होगा कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो क्या थे, वो पशुओं को चराने के लिए रहते थे। तो मतलब नदियों के आसपास का इलाका, जो इंडस नदी के आसपास वो रहते थे, सिंधु नदी के आसपास, तो वो इलाका क्या होता है, फर्टाइल होता है नदियों के आसपास का, तो वहाँ काफ़ी सारी घास फूस और पेड़ वगैरह दिखते हैं, तो वहाँ पे क्या है वो चराते थे। जो मेन काम उनका होता था, यही उनका जीवन था, यही उनका, ऐसे ही वो जीवन यापन करते थे और अपना क्या है, अपना जो पेट वगैरह भरते थे। थर्ड क्या है, थर्ड ये है, दे वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लैंस। तो क्या है, वो अलग अलग क्लैंस में जुड़े होते हैं। क्लैन क्या होता है, यहाँ पे क्लैन होता है कबीले, तो अलग अलग कबीलों में वो बटे होते थे, और हर कबीले का क्या होता था, एक सरदार होता था। जैसे आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जो कबीले होते हैं जो गाड़ियों में चलते हैं, और जो क्या है उनका क्या होता है, एक सरदार होता है, उसको क्या कहते थे, उसको किंग कहते थे। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, राजा। तो उसके सरदार को, कबीले के हेड को, कबीला क्या होता था, एक ट्राइब होती थी, जनजाति। तो मतलब एक तरह ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे, वो सभी एक क्या थे, जो उनको हेड को राजा कहते थे। राजा ये वो वाला राजा नहीं है जो आपने फिल्मों में देखा है, कहानियों में देखा है, तो ये वो वाला राजा नहीं, ये इसका काम क्या था, सिर्फ इसका ये क्या था, पूरे कबीले का हेड होता था। और ये ऐसे ही हेड नहीं होता था, इसको इलेक्ट किया जाता था, इसको चुना जाता था, जो क्लैन के मेंबर्स हैं, यानी जो कबीले के सदस्य हैं उनके द्वारा इसको चुना जाता था। और ये पोस्ट हेरिडेटरी नहीं थी, नॉन हेरिडेटरी थी। हेरिडेटरी क्या होता है, हेरिडेटरी होता है वंशानुगत, यानी एक वंश, अगर आपका राजा है, मान लो कोई राजा है तो उसका बेटा राजा होगा, उसका बेटा राजा होगा, तो इस तरह से जो वंशानुगत चलता था, हेरिडेटरी जो सिस्टम चलता था वो नहीं था, अभी तक वो सिस्टम नहीं था। जो इलेक्टेड होते थे, हर जो चुने जाते थे मेंबर्स, किसके द्वारा, जो कुनबे के मेंबर्स हैं, कुनबे के सदस्य हैं, वो जो राजा है उसको चुनते थे, जो उसका उनका हेड होता था, तो उसको राजा का कौन सा जाता था, क्लैन मेंबर्स उसको चुनते थे। और ये पोस्ट हेरिडेटरी नहीं थी, वंशानुगत ये पोस्ट नहीं थी। अब इसमें फोर्थ पॉइंट देख लेते क्या था। तो जो वंशानुगत वाला कंसेप्ट है ये काफ़ी लेट आया था, भाई राजा का बेटा राजा बनेगा। इससे पहले क्या होता था, आपने मूवी देखी होगी सुपर 30, उसमें क्या बताया गया है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो यही बात क्या थी, पहले भी यही बात चलती थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, जो हकदार होता था, जिसको कुनबे के मेंबर, सभी मेंबर्स चुन करके मिल करके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चुनते थे और उसको राजा बनाते थे। तो पहले ये कंसेप्ट हमारा होता था। तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जो सोसाइटी थी वहां पे, तो वो पैट्रियार्चल थी। पैट्रियार्चल थी क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, पितर सत्तात्मक, यानी कि जो मेन काम होते थे, जो राजा महाराजा वाले काम हो गया, जो बड़े बड़े काम हो गए, वो कौन करता था, जो पैट्रियार्ची, यानी कि जो एक तरह से पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन जो महिलाएं थी, महिलाओं को बराबर का अधिकार था, वुमेन हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल क्या थी, फ्रीडम थी उनको भी। तो ये नहीं है कि भी पुरुष प्रधान समाज है तो महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होगी, महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं होगी। महिलाओं को बराबर की इक्वल स्टेटस था, इक्वल क्या थी, उनको फ्रीडम थी, इक्वल स्टेटस था।
और ये जो हमारा कार्यकाल था, जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था, ये हमारा कुछ उसमें बटा हुआ था, वर्णों में बटा हुआ था। देख लेते कौन से वर्णों में बटा हुआ था। तो ये मुख्यतः तो 3 वर्णों में बटा हुआ था। जो सोसाइटी थी वो वर्णों में बटी हुई थी, 3 वर्ण थे इसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यानी हिंदी में बता देता हूं आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, उनसे नीचे फिर क्षत्रिय आते थे और उससे नीचे क्या आते थे, वैश्य आते थे। तो ये 3 वर्णों में हमारा जो सोसाइटी थी, उस टाइम की जो समाज था वो बटा हुआ था। और इसमें क्या थी, जो पूजा वगैरह होती थी, वो पूजा मेनली किसके की जाती थी, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि अगर मैं साथ साथ नहीं इरेज करूंगा तो मैं आगे कैसे लिखूंगा, और आगे नहीं लिखूंगा तो आगे हमारी क्लास कैसे बढ़ पाएगी। तो इसमें क्या है, जो वर्शिप होती थी, पूजा होती थी, वो किसकी होती थी, वो मेनली नेचर की वर्शिप होती थी। तभी तक अभी तक क्या नहीं आया था, जो पिक्चर वाला कंसेप्ट है, फोटो की, मूर्ति की, या फिर क्या है किसी पत्थर की पूजा करती जाती थी, वो अभी तक नहीं आया था कंसेप्ट। अभी तक सिर्फ जो नेचर की पूजा होती थी, जैसे क्या हो गया, रेन गॉड हो गए हमारे, यानी वर्षा के देव। वर्षा के देव कौन होते थे उस टाइम पे, वरुण। थंडर गॉड, थंडर क्या होता है हमारा, बिजली। तो उसके भगवान किसको माना जाता था, इंद्र को। तो इस तरह से जो भगवान होते थे, मतलब क्या है, नेचुरल चीजों की पूजा की जाती थी, नेचर की पूजा की जाती थी। और इसको क्या है, क्यों किया जाता था कि मटेरियल थिंग्स, वही किसी को कुछ मांगना है, किसी को कुछ मांगना है तो क्या है, नेचर की पूजा करते थे। हे भगवान, हे वर्षा देव, हमें वर्षा दे दीजिए। या थंडर वाले को कहते थे कि भी हे भगवान, हमारे ऊपर हे थंडर मतलब बरसाइए, हमें वर्षा दीजिए, हमें क्या है, हमारी फसलों को अच्छा कीजिए, हमारे जानवरों को बचा करके। तो इस तरह से क्या है, नेचर की वर्षा की जाती थी, नेचर की पूजा की जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी। तो अभी तक जो मूर्ति वाला कंसेप्ट अभी तक नहीं आया था, सिर्फ क्या है, नेचर की पूजा होती थी। जो ये था हमारा अर्ली वैदिक पीरियड। अभी हमारा बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है लेटर वैदिक पीरियड। ये हमारा कब से कब तक चला था, ये हमारा चला था 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का जो टाइम पीरियड था, वो हमारा था लेटर वैदिक पीरियड। इसमें क्या हुआ, जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो टोटली चेंज हो गई। हमारा सोशियो पॉलिटिकल चेंज से मतलब क्या है कि जो सामाजिक और जो राजनीतिक है, परिस्थितियां हैं, वो सभी क्या हो गई, बदल गई। सामाजिक कैसे बदल गई और पॉलिटिकल कैसे बदल गई, इसके बारे में देख लेते हैं। जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में क्या हो गया, अभी तक क्या होता था, जो राजा की पोस्ट होती थी, जो लीडर की पोस्ट होती थी, वो क्या होती थी, नॉन हेरिडेटरी होती थी। और जो क्लैन है, क्लैन जो पूरे मेंबर्स हैं, वो उसको चुनते थे। अभी क्या हो गया, जो किंग की पोस्ट है वो हेरिडेटरी होगी, वंशानुगत होगी, यानी कि राजा का बेटा राजा बनने लगा। ये तो हमारा क्या था, पॉलिटिकल चेंज हो गया। अभी सोशल चेंज, यानी सोसाइटी में क्या चेंज आया, जो वुमेन है, वुमेन की सिचुएशन क्या होगी, वुमेन का स्टेटस है वो गिरने लगा, वुमेन का इक्वल स्टेटस छिन गया और उनका स्टेटस गिरने लगा, उनके जो इक्वालिटी है वो गिरने लगी। इसके बाद जो वर्ण थे, अभी तक क्या थे, 3 वर्ण थे। कौन से, ब्राह्मण, स्त्रीय और वैश्य। अभी ये चार वर्णों को फॉलो करने लगे। चौथा वर्ण कौन सा आ गया नया, शूद्र,
जिनको किसी भी तरह से कोई भी परमिशन वगैरह नहीं दी जाती थी, उनको सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे क्या है गिरा हुआ उनको माना जाता था। उनको छुआछूत की मतलब उस छुआछूत फैलाने लगे और इस तरह से जो मतलब शूद्रों को क्या है सबसे नीचे उसका माने जाने लगा। तो इस तरह से 4 वर्णों को वो फॉलो करने लगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण वो फॉलो करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हो गया हमारा वर्ण हो गए तो अलग अलग। तो अभी इंटर जो वर्ण है, इंटर वर्ण जो मैरिज है वो होने लगी, उससे क्या कुछ चेंज हुआ उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो इंटर वर्ण मैरिज है यानी कि आपस में वर्णों के आपस में, यानी ब्राह्मण का जो लड़का है उसने जो स्त्री की लड़की से शादी कर ली, या स्त्री के लड़के ने क्या है शूद्र के लड़के की शादी कर ली। तो इस तरह से इंटर वर्ण मैरिज है उसकी वजह से कास्ट सिस्टम डेवलप होने लगा, यानी कि जो जाति वगैरह अलग से पनपने लगी ज़्यादा। और इससे क्या हो गया, जो केस्ट प्रोलिफरेशन है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जातियों का क्या होने लगा, प्रसार होने लगा। क्योंकि हर बार जब अलग जाति से कोई अलग जो वर्ण में आपस में शादी होती थी तो एक नई जाति, एक नई कैस्ट क्या है निकल कर आ जाती थी, और उसको नई जाति जो ब्राह्मण है या स्त्री है उनके बीच में आपस में उसको नई जाति का दर्जा दे दिया जाता था। और इससे क्या होगा, जातियों का प्रसार होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा जातियाँ वहाँ पे बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, एक रिलीजियस रिवोल्यूशन हुआ। छठी सेंचुरी बीसी आते आते, यानी छठी सेंचुरी बीसी कौन सी होगी, जो हमारी 600 बीसी के आसपास का जो टाइम पीरियड है उसको 6 सेंचुरी बीसी कहते हैं। तो 6 सेंचुरी बीसी आते आते एक रिवॉल्यूशन, धार्मिक एक क्या होने लगा, आंदोलन, रिवॉल्यूशन। तो इसने क्या है, ये जातिगत वगैरह फैलने से, इंटर रिलीजन होने से, और जो वर्ण है वर्णों को आगे बढ़ने से, तो इंटर एक वर्ण क्या हो गया, जाति फैलने लगी, उससे रिलीजियस एक आंदोलन वहाँ पे पनपने लगा। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा जो एक लास्ट पॉइंट हमारा बच गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है केस्ट फैलने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है जो हमारे क्लैन है, कुनबे हैं, वो बढ़ने लगे, अलग अलग होने लगे कबीले। तो इससे क्या होगा, इससे एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन होने लगा, यानी कि जो एक समाज में एक जातिगत आंदोलन हुआ। और अब हम आगे देखेंगे जो हमारा 6 सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड के बारे में अगले हमारे लेक्चर होगा ट्यूसडे को, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या हुआ, दो धर्मों को इसी की वजह से 2 रिवॉल्यूशन हुए, उसकी वजह से नए धर्म उभर कर आने लगे, जैसे कि जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वो उभर कर आएंगे। उसके बारे में हम अगले जो लेक्चर है हमारे उसमें पढ़ेंगे। तो जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, तो इस तरह से नए रिलीजन क्या है उभर कर आने लगे। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें काफ़ी सारी खामियां निकलने लगी। जो हमारा वैदिक पीरियड था उस टाइम पे, जो हमारा रिलीजन चल रहा था, जो वर्ण सिस्टम था, उसकी वजह से काफ़ी नए नए धर्म उभर कर आने लगे। इसमें लास्ट क्या हुआ था, आयरन की खोज हो गई थी। तो आयरन की खोज कब हुई थी, लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि आयरन की खोज कब हुई थी, तो उसमें क्या है, जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का टाइम पीरियड था, उसके बीच में हमारी जो आयरन की खोज हुई थी। तो ये पॉइंट आपको स्टार मार्क करके लिख लीजिए। आयरन की खोज कब हुई थी, लेटर वैदिक पीरियड में हुई थी। इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होने लगे, मूव करने लगे, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और आयरन आने लगा तो नए नए हथियार बनने लगे, नए नए क्या है टेक्निक्स आने लगी। उससे क्या हो गया कि आपस में युद्ध होने लगे, फुट वार्स बिटवीन डिफरेंट क्लैंस, यानी अलग अलग कुनबों में, अलग अलग कबीलों में क्या होने लगे, युद्ध होने लगे, वार होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। इससे क्या हो गया, कुछ जो लड़ाई, कुछ क्लैंस क्या है उभर कर आने लगे, और उनको क्या है जो मतलब उभर कर आने लगे और बड़े हो गए। उनसे बाकी जो दूसरे क्लैंस थे, दूसरे कबीले थे, तो उनको क्या कहा जाएगा, वो अभी तकरीबन 16 जो कबीले थे, क्लैंस थे, वो उभर कर सबसे स्ट्रॉन्ग बन गए। स्ट्रॉन्गेस्ट 16 क्लैन जो बन गए, उनको क्या क्या कहा जाएगा, महाजनपद। तो महाजनपद उभर कर आए। ये कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और ये उभर कर आए क्योंकि जो आयरन की खोज होने से वहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करने लगे। अभी दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरे के किसी एक इलाके में जाएंगे, वहाँ लड़ाइयाँ होंगी। और लड़ाइयों में क्या है, जो जीत कर आएगा, जो सबसे ज़्यादा ऊपर जीतेगा, हर जगह लड़ाई जीतेगा, तो उसको क्या है, उसको वो दूसरों से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और दूसरों से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, महाजनपद का क्या हुआ था,
विस्तार हुआ था, महाजनपद उभर कर आए थे। तो इसके बारे में भी हम जो इसमें बुद्धिज्म में, जैनिज्म में इसके बारे में बताया गया है महाजनपद के बारे में। तो इसके बारे में जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड हमारा खत्म हो गया है, वैदिक एज हमारी खत्म हो गई है। अगला होगा हमारा 6th सेंचुरी BC के ऊपर टॉपिक होगा, उसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद के बारे में हम करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ पॉइंट छूट गया इसमें तो कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे और इसको हम अपना इंप्रूव करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।